अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक लाइव के एक नए सेशन के साथ मैं हूं नौमान हयात और आज मेरे साथ मौजूद हैं जी शरीफ अला मोहम्मद साहब, जो कि केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आजकल जो है सऊदी अरब में मुकीम हैं। इनके तारुफ में मैं ये तो वैसे मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, लेकिन इनके बाद तारुफ में हल्का उनका मैं तारुफ करवा दूं, फिर मैं अपने मेहमान की जानब चलता हूँ। ओए लेवल आईसीटी के उस्ताद हैं जी ये, और चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर भी रह चुके हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट कोच भी रह चुके हैं, करिकुलम कंटेंट राइटर भी हैं। इसके साथ साथ 19 सालों से ये दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। तो अब मैं अपने मेहमान की जानब चलता हूँ। जैसे कि आज हमारा मौजू है औरत की हकीकी आज़ादी। तो ये औरत की हकीकी आज़ादी के नारे जो हैं, ये तो हर कोई लगाता है कि जी औरत की आज़ादी हमें चाहिए। मुख्तलिफ तबकात की जानिब से इस किस्म के नारे सुनने को हमें मिलते हैं, लेकिन इसको कोई सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता। इस पे काफ़ी एलिगेशंस भी हैं इस बुनियादी नारे पे कि किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं। हम आज के सेशन में शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब से कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो अहम चीदा मालूमात हैं, वो इनके तजर्बे और इनके इल्म से जो है इस मौजू को जो है एलैबोरेट वो जितना कर सकते हैं, उनसे हम यानी इस्तिफादा करेंगे। तो मैं बिना ताखीर के अपने मेहमान की जानब चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके तारफ में कमी कोताही रह गई है। मैं वैसे आपकी शख्सियत का मुकम्मल अहाता तो नहीं कर पाया। आप अपने तारफ में मजीद कुछ ऐड कर दें ताकि ये जो कारीन या नाजरीन देख रहे हैं उनको कुछ आइडिया हो जाए। जितनी भी तौसीफ़ी कलिमात आपने अदा किए हैं, ये मेरे कद काठ से बहुत ऊपर हैं और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। और मेरे तारुफ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि मैं इंसाफ़ के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा तारुफ कहलाए कि मैं इंसाफ़ के हुसूल के लिए पाकिस्तान में इसी सिस्टम के आगे खड़ा हुआ हूँ। ये मैं अपने तारुफ के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इस हवाले से पहचानें। और बाकी ठीक। आपने जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे मुतालिक कह दिए। अच्छा, शरीफ अली मोहम्मद साहब, क्या मसरूफियात हैं आजकल? कोरोना ने जो है तकरीबन पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो आपकी मसरूफियात जो हैं वो किस हद तक मुतासर रही हैं इस वबा से? असल में यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी और जो हेल्थ के हवाले से मामलात है बड़े स्ट्रिक्ट हैं और उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल है। और जो मैं समझता हूँ कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीक़ेकार वज़ा करती है तो सऊदी गवर्नमेंट उससे 2 कदम आगे लेकर चलती है। तो हम हम्म, कंप्लीटली लॉकडाउन हैं, अपने घर में महसूर हैं और बड़ी लिमिटेड हमारी आउटसाइड हमारी जो मसरूफियात हैं वो जारी रहती हैं। और बाकी ये है कि मैं आजकल अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल और अपने जो कुछ लिखने लिखाने का और पढ़ने का सिलसिला है वही जारी रखा हुआ। हम्म। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने जो है हमारे ग्रुप को रौनक बख्शी अपनी आमद से। तो अपने मौजू की जानब चलते हैं सर। जैसे कि मौजू है कि जी औरत की हकीकी आज़ादी। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कह दिया है कि लोग जो है इस किस्म के नारे तो हमें हर जगह से सुनने को मिल जाते हैं। कभी औरत मार्च की शक्ल में, तो कभी किसी किसी एनजीओ की शक्ल में, कभी किस तबके की सूरत में। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि औरत की हकीकी आज़ादी है क्या? इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, या ये किन चीज़ों को अहाता करती है आज़ादी? असल में ये इस मौजू को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है दोनों तरफ से। हमारे राइटिस्ट ने भी और लेफ्टिस्ट ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी कि हम इस मामले को इतना इतना मतलब कंट्रोवर्शियल कर दें, इतना मुतनाज़ा कर दें कि जिसके सामने भी हम औरत की आज़ादी की बात करें तो इसको गाली तस्वुर किया जाए। और हम एक तरफ देखते हैं तो ऐसे नारे सुनने को मिलते हैं जो कम से कम मैं अपनी बेटी के साथ बैठकर जिसके हक में या उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता हूं। दूसरी तरफ हमारे जो राइटिस्ट लोग हैं उन्होंने भी इस हकीकी आजादी को यूं समझ लिया है कि हम चाहते हैं या दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स जब इस मौजू पे बात करे तो उनको दरअसल ये लगता है कि हम उनके घर से उनकी बेटी को निकालना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। मयार हम मेरे ख्याल में होना चाहिए कि हमारी शरीयत के हुदूद और कुयूद के अंदर औरत को जितना कुछ दिया गया है सिर्फ वही उठाकर दे दें हम। तो मेरे ख्याल में मैं इसी बुनियाद पर औरत की आजादी की बात करता हम्म। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि ये मौकफ नहीं होता कि लोगों की बेटियों को घरों से निकाल दिया जाए, यानी अपोजिट जो इस किस्म के नजरियात नहीं रखते उनका मौकफ यही होता है कि शायद औरत की आज़ादी का ये मतलब है। तो इस मौकफ को सही तरीके से पेश क्यों नहीं किया गया? किन लोगों ने पेश नहीं किया, और जो लोग करते हैं वो मोल्ड करके अपने नजरिए क्यों पेश करते हैं? हूं। मैं अगर लोगों के बारे में अच्छी राय रखूं
और एक मस्बत सोच के साथ रखूं। मैं समझता हूं अगर जिस दिन मैं ये समझने में कामयाब हो गया कि सामने वाले की नीयत बुरी नहीं है, उसकी नीयत बुरी नहीं है, तो मेरा ख्याल है हम बात इस मौजू पे कर सकते हैं। सिंपल मिसाल मैं अपने गांव की दे दूं। 2008 के जलजले के नतीजे में जो गांव का गर्ल्स स्कूल है और जो बॉयज स्कूल है वो कंप्लीटली मस्मार हो गया था। फिर एक जापानीज एनजीओ आई और वहां पे उन्होंने गर्ल्स के लिए एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, मेरे पास कुछ तस्वीर हैं, ये प्रोग्राम लाइव आ जाए तो मैं उसके साथ शेयर करना, उसको जरूर शेयर ठीक करूंगा। वो ठीक स्कूल है। को उन्होंने, जापानीज एनजीओ ने बनाया और इतना खूबसूरत बनाया कि मैं समझता हूं कराची में किसी स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट कैटेगरी स्कूल की बिल्डिंग भी वैसी नहीं होगी। लेकिन हैरान कुन हद तक पिछले 8 सालों से उस पर कोई काम नहीं हुआ। मेरे मामू की एक बेटी है और मेरे खालू की एक बेटी है, दोनों को मैंने पूरी कोशिश कर ली कि मैं उनके वालिदैन को ये बावर कराऊं कि आप इसको स्कूल भेजें। स्कूल के टीचर्स भी बहुत दूर से आते हैं, वो भी खवातीन है, मतलब वहां पे जो जो जितना उनकी फरमाइशी एक प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा ख्याल रखा गया है। उसके बावजूद मैं अपने मामू को और अपने खालू को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सका कि ये बेटी जब बड़ी होगी तो ये अपना बोझ खुद उठाने के काबिल होगी, ये किसी को पढ़ा सकेगी, इसके बच्चे इससे 50 साल आगे सोचेंगे। लेकिन बुनियादी मसला जो मैं समझता हूँ जिससे आगाज होना चाहिए, वो अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो उसको अपने बेटे पे खर्च करने के बजाय अपनी बेटी पे खर्च करने का आप फैसला कर लें। सही। अच्छा, नहीं, एक बुनियादी सवाल जो है, अक्सर जो एक ख़ास तबका करता है कि क्या पाकिस्तानी सोसाइटी में औरत आज़ाद नहीं है? अब मैं इसमें कुछ चीजें हैं, मैं अगर दोनों तरफ की बात रखूं, मैं समझता हूं कि मेरे जैसा शख्स जिसकी 3 बेटियां हैं और मैंने पुख्ता तहैया किया हुआ है कि मेरे पास अगर सिर्फ बेटियों को पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज हों तो मैं उसे सिर्फ बेटियों पे खर्च करूंगा, मैं अपने बेटे को उसमें से कुछ नहीं दूंगा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसीलिए मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई शख्स किसी की बहन बेटी के लिए खड़ा होकर ये फरमाइश करता है, सोसाइटी को कन्विंस करता है कि उनको पढ़ाएं आप, तो फिर ये बेटियों की भी जिम्मेदारी है और उन बहनों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी बहुत एहतियात रखें। क्योंकि अगर एक बेटी कोई गलत काम करेगी या किसी गलत काम में मुलविस होगी तो वो दरअसल 4-5 मजीद लोगों का रास्ता बंद करती है, जिसकी वजह से वालिदैन ये कहते हैं कि नहीं भाई, उसने अपनी बेटी को यूं पढ़ाया था और उसका नतीजा ये निकला। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम इस सोच के साथ कि अगर सोसाइटी में, चूंकि हमारी सोसाइटी एक बहुत गलत बुनियाद पर खड़ी हुई है और हमारे यहाँ अच्छे बुरे की डेफिनेशन मर्दों के पास है और इसको मर्द जैसे चाहे वाजे करना चाहें उसी तरीके से वो उसकी वजाहत, उसकी डेफिनेशन मानी जाती है। औरतों का इस मामले में हिस्सा ना होने के बाद, इसमें औरतें खुद बजाते खुद इन्वॉल्व हैं और वो शरीक हैं इस जुर्म में कि उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन को इतना महदूद कर दिया है कि उनके हुकूक के लिए भी आज शरीफुल्लाह मोहब्बत मर्द दाढ़ी वाला बात कर रहा है। सही। अच्छा, नहीं, इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम जो है वो किस हद तक ख़वातीन को आज़ादी देने के हक में है? ये एक ऐसा मौजू है कि जो बड़ा हसास है और इसमें हमें बुनियादी जो ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि एक अगर सवाल में शायद सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकूं, मैं समझता हूं कि शरीयत के हुदूद और क़ुयूद के अंदर जितनी आज़ादी एक औरत को मयस्सर है हम हर तरह से कोशिश करें और वो उनको दें, नंबर 1। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, सवाल मेरा ये है कि इस चीज का फैसला करने वाले कौन लोग हैं? वो तो सारे मर्द हैं। तो इस मामले में दोबारा बात वही है कि हमारी फिक़ा हो या हमारी मुफस्सिरीन हो या दीगर हजरात हो, सारे के सारे मर्द हैं। और मैं पर्सनली कभी कभार मैं एक इंतहाई सख्त बात कहता हूं कि अगर मीरास के मामला कुरान पाक में उसका जिक्र ना होता तो हम फिक़ा ही कोई ऐसा मामला उसके लिए निकाल ही चुके होते कि वो हम उसको ना देते। और मैं केपी के जहां से मेरा ताल्लुक है, यकीन करें मैंने फुप्पी के लिए मस्जिद में अपने वालिदैन पे सवाल उठाया है कि वो जब अपनी जायदाद के फैसले के लिए मस्जिद इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने फैसला करने वाले को ये नहीं बताया कि मेरी एक बहन भी है। तो मैंने उठ के सवाल उठाया कि इनकी एक बहन भी है, मौलाना साहब अब कैसे फैसला कर सकते हैं? तो बुनियादी मकसद ये केपी के मेरा इस मामले में बहुत बैकवर्ड है और
बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो उठकर जहेज सिफर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो तरका है उसमें से बेटी का जो हिस्सा है वो हर सूरत में मिलना चाहिए। तो बुनियादी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो यही है कि इसको फैसला करने के लिए गैर मुतनाज़ा लोग सामने हो, क्योंकि खवातीन में हमें ऐसे लोग नजर नहीं आते जो इस बात के लिए सामने आए कि हमारी शरीयत ने जो खवातीन को हुकूक दिए हैं उसके जो हुदूद और क़ुयूद हैं वो कौन वाज़े करेगा। अच्छा, कौन वज़ा करेगा? तो मेरा सवाल ये है सर, ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है ना, हमें ये 10-15 सालों से इस चीज़ में कमी या हमें खामी नज़र क्यों आ रही है? ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है ना, इसको वज़ा करने वाले मर्द अगर आप कह रहे हैं कि हैं, तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। अब ऐसा क्या यानी हम लोगों ने महसूस किया कि हमें ये फ़ील होना शुरू हो गया है कि ये वज़ा ठीक तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए था? देखिए, रिसेंटली हमारे यहाँ जो एक सिलसिला चला था औरत आज़ादी मार्च, मैं समझता हूँ जी। कि उसके अंदर हमारा जो माशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, बड़ी कंजर्वेटिव है। हम आज भी अपने गाँव देहातों में, इवन शहरों में भी, मेरे घर में मेरे वालिद साहब अगर दाखिल हो जाएँ, तो मैं बैठना पसंद नहीं करता हूँ, जब तक वो मुझे कह ना दें कि आप बैठ जाओ। तो हम उस कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर इस सोसाइटी में औरत को उसके हुकूक दिलाने के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ होंगी कि जिसके अंदर ऐसे नारे हों, ऐसे तवील बैनर, 100 फुट का बैनर, और खुदा के बंदो, आप 100 फुट का बैनर, उसमें लोगों ने अपनी ज़ाती तजुर्बात, अच्छे-बुरे जो भी हैं, वो लिखे हुए हैं, तो हमारी सोसाइटी ज़रूर सवाल उठाएगी इस चीज़ पे, ये कौन-सी आज़ादी है और कौन-सा। तो बुनियादी जो सवाल है मेरा वही है कि जो भी इसके एक्टिविस्ट हैं, बज़ात खुद उन्होंने इस मामले को मुतनाज़ा किया है। और सही। उसमें वो असल जो मैं इसको स्मोक स्क्रीन कहता हूँ, उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि वो जो असल मामला है, वो पस-ए-पुश चला गया है। हुँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ, जो लोग कमेंट करते हैं या जो सवालात पूछना चाहते हैं शरीफ अल्लाह मोहम्मद साहब से इस मौज़ू के हवाले से, उनकी शख्सियत के मुताल्लिक से, तो वो कमेंट करें। हम सेशन के लास्ट में जो है शरीफ अल्लाह मोहम्मद साहब से उनके जवाबात लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ ज़ाहिर हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करें और अपने नाम को अलाउ करें, फिर आपका कमेंट जो है आपके नाम के साथ शो होगा। अच्छा, शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, जैसे आपने बात की कि 8 मार्च को औरत मार्च जो हुआ था, उसमें जो है जो नारे लगाए गए थे औरत की आज़ादी के, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उससे भी मुतनाज़ा हो गया है। ये कौन लोग हैं और इनका एजेंडा क्या है? क्या ये लोग ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं करते और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, ये पूरा मुज़ाहिरा और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें अक्सरियत मेरे ख्याल में उन्होंने फ़ायदा पहुँचाने के बजाय एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इसको हमारी सोसाइटी में सामने लेकर आए। यानी उन्होंने कोई खिदमत नहीं की। उन्होंने किसी ख़वातीन की आज़ादी के लिए, मैं समझता हूँ, आगे बढ़ के जो करने के काम हैं, वो ये है कि ऑनर किलिंग में मर्द भी कत्ल होने लगे। अगर मैं सख्त बात कर रहा हूँ, तो मैं इस बात पे खड़ा हूँ कि जिस तादाद में ख़वातीन मरती हैं ऑनर किलिंग में, उस तादाद में मर्द अगर मरने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं समझता हूँ ख़वातीन और जो मर्दों की वो बुनियादी जो एक तफरीक है वो बैलेंस हो सकती है। साथ-साथ अच्छा, में आप उनको माज़रत, मैं यहाँ माज़रत, कता कलामी की माज़रत। अच्छा, आपने बात की कि ऑनर किलिंग पे जो जितने कत्ल ख़वातीन जितनी कत्ल होती हैं, उतने मर्द नहीं होते। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, ये सोसाइटी का इशू है ना कि जिन्स का इशू है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यानी ये है कि जब किसी लड़की की जानिब से कोई गलत कदम उठाया जाता है, तो सोसाइटी में उसकी उसके भाई को जिस किस्म की क्राइसिस या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, उतना यानी अगर कोई लड़का वो गलती कर ले, तो सोसाइटी भी उसको बर्दाश्त करती है। तो मेरा ख्याल है इसमें जिन्स को मुलव्विस करना या जिन्स को मुर्रद इल्ज़ाम ठहराना, आप इसको किस हद तक देखते हैं और कैसे देखते हैं? देखें, मैं असल में चूंकि एक ऐसी स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा रहा हूं, और अभी तकरीबन कुछ चंद दिन पहले मैंने कुछ 2016 का एक इंसिडेंट था जो मैंने अपनी सोशल मीडिया की वॉल पे शेयर किया था, कि जिसके अंदर मेरे एक जानने वाली फैमिली है, और उसकी एक बेटी से कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल खड़ी हुई। और जो इस बात का कहने का, ऑनर किलिंग का जो 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 बुनियादी जो जो मेरा नुक्ता है, वो इस बात के गिर्द घूमता है कि फैसला करने वाले सारे मर्द हैं। वो इस बात पर फैसला करते हैं कि उनकी इज्जत को, उनकी अना को, उनकी शख्सियत को ठेस पहुंची है, इसके लिए कुर्बानी कोई औरत दे, कोई लड़की दे।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे वक्त में कि जब जो हमारे बटाग्राम के हवाले से बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पे दोस्त ऐड भी हैं, और इस डर से मैंने वो पूरी जो स्टोरी है उसमें बहुत सारे नाम मैंने माइनस किए, बहुत सारे जो इवेंट है वो मैंने निकाले, ताकि वो लोग, क्योंकि उस बच्ची के 2 भाई भी मेरे पास सोशल मीडिया पे ऐड थे। कहने का मकसद ये है कि जब मर्द बैठ के ये फैसला करें कि किसी औरत को, किसी लड़की को उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले में मर्द के बारे में फैसला करते हैं कि इसको हम गांव बदर करेंगे, ये इस गांव में वापस नहीं आएगा। भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि इस लड़की के बारे में कह सकते हैं इस लड़की को गांव बदर किया जाए, इसको घर बदर किया जाए, और मर्द के बारे में भी आप यही कहें एक्सेप्टेबल। लेकिन जब आप लड़की के बारे में कहते हैं कि इसको हम कत्ल करेंगे और मर्द को हम गांव बदर करेंगे, तो ये ज्यादती है। और इसका फैसला करने वाले लोग अगर बराबर की तादाद में हो, 2 मर्द हो 2 खवातीन हो, फिर भी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन शरीयत ऐसी हरगिज इजाजत नहीं देता कि मर्द फैसला करें किसी के कत्ल का, और जब किसी मुल्क में कोई कानून मौजूद हो तो उसकी पाबंदी होनी चाहिए, ना कि जरगे में बैठ के किसी की जिंदगी और मौत का फैसला किया जाए। अच्छा, नहीं, खवातीन को मुकम्मल नुमाइंदगी या बराबर की नुमाइंदगी कैसे मिलेगी, यानी ये कैसे मुमकिन है, ये कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा तो इस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं? इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि अगर मैं तमाम बड़े कैनवस को छोड़ के मैं अपने घर की बात करूं, तो जब मेरी वाइफ की सर्जरी हो रही थी, तो मुझे लेडी डॉक्टर्स तो मिल गई, लेकिन मुझे, आपको पता है एक एनेस्थीसिया एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर खवातीन बहुत कम है। तो मैं एज अ कंजर्वेटिव गांव देहात का आदमी जब ये फैसला करता है कि मुझे किस हॉस्पिटल में किस लेडी डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज कराना चाहिए, तो मुझे एनेस्थीसिया के लिए कोई खातून डॉक्टर ही नहीं मिली। आप मुझे बताइए ये कसूर किसका है? ये मेरा है। तो मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं अपनी एक बेटी को लेडी एनेस्थेटिक डॉक्टर बनाऊंगा। ये एक आगाज होता है कि हम अपने घर से करें, ना कि लोगों को ये तबलीग करें कि आप जब अपनी बेटी को घर से पढ़ने के लिए निकालेंगे तो उसके कॉलेज में उसका इश्क चलेगा, लोग उस पर सवाल उठाएंगे। भाई इस किस्म के अगर हालात हैं सोसाइटी के, अगरचे हैं, और मैंने बहुत सारी चीजें पर्सनली भी देखी हैं, लेकिन इसका हल ये थोड़ी है कि आप अपनी बेटी को घर बिठा दें। मैं रिसेंटली बहुत संगीन किस्म के हादसे से गुजरा हूं और मेरे भाई की शहादत हुई। आज मैं सोचता हूं कि मेरे जो भाई के ससुर को चाहिए था कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छा लिखाते पढ़ाते, मेरे भाई को चाहिए था कि वो अपनी बीवी को थोड़ी सी खुद मुख्तारी देते, उनको इंडिपेंडेंस देते, ताकि उसकी घर वाली जो आज बेवा है वो किसी पे डिपेंडेंट ना होती। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? सही। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल, एक और भी सवाल जन्म लेता है शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, जैसे कि आपने कहा कि भाई आज़ादी चले दे दी जाती है, तो आज़ादी का तयन कौन करेगा? देखें ना, जब किसी को कोई इख्तियारात दिए जाते हैं तो ये बात यकीनी है कि वो इंसान या वो जिन्स जो है उस इख्तियारात का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, ठीक है? तो उस आज़ादी का तयन करने वाले कौन होंगे? ये भी तो मुमकिन है कि जब मुकम्मल आज़ादी दे दी गई तो वो उस आज़ादी की आड़ में मुमकिन है उन इकदामात की जानिब जाए जिसको हमारी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बड़ा संजीदा फैक्टर है, और ये वो संजीदा फैक्टर है जिस पे हम सोचते भी हैं, और जिस पे जो ये एक ऐसा जेन्युइन सवाल है जो हमेशा सामने आता है, और मैं इसकी हकीकत से इनकार भी नहीं करता हूं। इसमें दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है खवातीन पे, कि खवातीन अगर ये फरमाइश करती हैं, स्पेशली एक ऐसी सोसाइटी में कि जहां पे हम ये चाहते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी की तरफ कोई नजर उठा के ना देखे, लेकिन वहां हम अपना जो रवैया है वो हमारा दूसरों की तरफ कैसा है। तो इस मामले में अगर खवातीन पे, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, उसके वालिदैन की तरफ से, उसके भाइयों की तरफ से, उस पर एतमाद करके उसको मौका दिया जाता है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कोई काम करने के हवाले से हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस हो, जो भी हो, तो उसको खुद भी अपने आप को इसका अहल बनाना चाहिए। मेरा जो इस मामले में क्रिटिकल क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि आजादी के प्रिकॉशंस की, रेपरकशंस की वजह से, उसके नताइज की वजह से किसी ने उस पर काम करना ही छोड़ दिया? मतलब हम अगर चाहते हैं कि खवातीन खुद मुख्तार हो, मेरी बेटी खुद मुख्तार हो, उस पर अगर खुदा न खास्ता ऐसा मुश्किल वक्त आए तो वो किसी की मदद के बगैर वो उठ के खड़ी हो और वो अपना आप संभालने के काबिल हो। और इस पे मर्दों की तरफ से मैं तो समझता हूं कि हर फैमिली को
इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसको चाहिए कि वो अपनी बेटी को सबसे पहले एजुकेट करे, उसको कोई स्किल सिखाए, ताकि खुदा न खास्ता वो कल को किसी मजबूरी में हो तो वो इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज, किसी से ब्लैकमेल हुए हुए। मुझे फर्दर इस मामले में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप बस इतना इस मौजू पे मैं ठीक। कहना अच्छा चाहूंगा। अच्छा, मेरा मेरा एक, इस सवाल को मासूमाना कह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मासूमाना सवाल ये है, क्या एक औरत जो घर में है, घर में रहती है, घरेलू खानादारी उसको यानी संभाल रही है, घर सलीके के साथ चला रही है, बच्चों की तरबियत और बच्चों को पढ़ाना और उनके यानी अपने मियाँ को खुश रखना वगैरह जो भी है, तो आप क्या समझते हैं वो आज़ाद नहीं है? क्या आज़ादी का मयार ये है कि घर से निकल के मुआशरे में कोई काम किया जाए? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी बात वही है कि हम पोर्ट्रे कैसे करते हैं। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता हूं कि वो अपने घर से बाहर निकले। अगर मेरी किसी बात से ये लगता है कि मैं चाहता हूं कि खवातीन घर से बाहर निकलें, तो ऐसा कतई नहीं है। खवातीन की आजादी से मुराद ये है कि अगर मैं अपने बेटे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता हूं और उससे कहता हूं जा बच्चू तू कोई दुकान खोल ले, कोई बिजनेस कर ले, तो ये बात मैं अपनी बेटी के मुतालिक क्यों नहीं कहता हूं। मेरी बेटी, अब रिसेंटली मैंने अपनी बेटी को, चूंकि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल का आगाज किया है, तो मैं बाहर से बहुत सारी माशाल्लाह। चीजें करवाता हूँ। तो मेरी मेरी जो बेटी है उसको मैंने कहा है कि तुम घर में होती हो आजकल, तुम्हारा बड़ा लिमिटेड टाइम है, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस बड़ी लिमिटेड होती हैं, तुम ऐसा करो कि ये स्किल सीख लो। ग्राफिक डिजाइनिंग की है और एक वीडियो एडिटिंग की है, तो वो सीख रही है। तो ये भी मेरे लिए एक हकीकी आजादी है कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट है। कल को अगर वो अपने घर में बैठ के पर्दे में, आप यकीन करें, मेरे मेरे बच्चे, मेरी घरवाली एक्सट्रीमली टिपिकल जो केपीके का पर्दा है शटल कॉक का वो करती है। तो अगर कोई इसको यूं पोर्ट्रेट करता है कि औरत की हकीकी आजादी या औरत की आजादी के नाम पे कोई ये चाहता है कि लोगों की बहू बेटियां या उनकी घरवालियां घर से निकल जाएं, ऐसा नहीं है। इस बात का मकसद ये है कि वो घर में रहें, वो मामून रहें, वो अपने घर वालों की निगरानी में रहें, लेकिन उनके पास कोई स्किल हो, उनके पास कोई एजुकेशन हो, और उतनी हो जितने उनके बेटों के पास है। अच्छा, एक एक सवाल और है, जैसे आपने कहा कि ये हरगिज मकसद नहीं है कि घरों से निकाल दिया जाए, अगर आपकी बातों से भी ये तासुर जा रहा है तो आपका हरगिज ये मतलब नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, अच्छा ये जो तबकाती तकसीम है, जो लोग आज़ादी की बात करते हैं और एक वो लोग जो कहते हैं नहीं ऑलरेडी आज़ाद है, इन दोनों की राय में शिद्दत पसंदी क्यों है? क्यों नहीं ये एतदाल का कोई रास्ता अपना के, दरमियानी रास्ता कोई निकाल के, यानी उस पे मुत्तफिक क्यों नहीं हो जाते, या ये कंप्रोमाइज वाली सलाहियत क्यों नहीं है, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, ये लोग अपनी अपनी जगह में रिजिड क्यों है? मैं समझता हूं कि ये पिछले 30-35 सालों का एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारी जो एक अप्रोच रही है, ये उसका नतीजा है। बदगुमानियां इतनी हैं कि अगर आज मैं सिर्फ अपने मुंह से निकालता हूं औरत की हकीकी आजादी, तो जब ये वीडियो सेशन खत्म होगा तो यकीनन बहुत सारे ऐसे कमेंट ऐसे होंगे कि जो मैं वैसा सोचता नहीं हूं, लेकिन लोगों ने उससे जो अजम्पशन है वो यूं ही अखज की हुई होगी। तो सबसे पहले इस बदगुमानी का खात्मा होना चाहिए। जो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पर्दे में मुकम्मल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सिंपल एग्जांपल ले लें, ये जो रिसेंटली जो औरत मार्च हुआ, इस पे सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले पर्देदार खवातीन ही थी, जिनकी जेन्युइन हमने बात सुनी और बड़ी जेन्युइनली उनकी बात की। जमात इस्लामी से मुतालिका कुछ लोग हैं जो हमारे इलाके में, जो ओल्ड मुजफ्फराबाद कराची में, वहां पे स्प्रे के लिए आई घरों में, और यकीन करें मेरे लिए ये बहुत इंस्पिरेशन है कि कुछ ऐसी खवातीन भी हैं कि जो यूं भी एक्टिव है हमारी सोसाइटी में। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियादी बात यह है कि हमें वो बदगुमानी खत्म करनी है कि जब कोई शख्स सवाल उठाए कि औरत को आजादी या उसका हक दो, तो उस पर शक ना किया जाए, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि वो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव हो। मैं बड़े मॉडर्न स्कूलों में कराची में पढ़ाता रहा हूं, और मेरे ऐसे पेरेंट्स से वास्ता पड़ा है कि बजाहिर तो वो सोशल सर्विस करती हैं और औरत को आजादी दिलाती हैं, लेकिन अपने बच्चों को मेरे सामने पेरेंट टीचर मीटिंग में थप्पड़ लगाती हैं। तो आप उस वक्त अंदाजा करें कि उनके जो डबल स्टैंडर्ड है, उन्होंने इस चीज को बड़ा नुकसान पहुंचा, और यही वजह है कि उनकी बात में बदगुमानी का एलिमेंट ज्यादा है, हम उनसे बदगुमान ज्यादा होते हैं। तो पहली बात बदगुमानी का हमें कुछ इलाज ढूंढना है। नंबर टू, हकीकी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनका फैसला होना चाहिए।
हकीकी रिप्रेजेंटेटिव कौन है उनका फैसला होना चाहिए। मैं अगले सवाल पे जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आपने भी यूट्यूब चैनल का जिक्र किया, उसका नाम बता दें और कंटेंट के हवाले से भी बता दें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अंदाजा हो सके कि कौन सा चैनल है और उसको कैसे सब्सक्राइब है, उसको कैसे देखना है। देखिए, बुनियादी मकसद ये है कि चूंकि मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हूं, और ये मैंने चूंकि बड़े बैठक टाइप के स्कूलों में भी पढ़ाया है, और ये मैंने एज ए सोशल सर्विस पढ़ाया है, वहां से मैंने कोई मुआवजा नहीं लिया। और मैंने मॉडर्न बीकन हाउस, सेंट माइकल, रिफ्लेक्शंस और इन इदारों में, कराची के जो बेस्ट स्कूल्स हैं वहां पे भी मैंने पढ़ा है। ये एक तफरीक मैंने नोट की है कि जो हमारे बैठक टाइप के स्कूल हैं, जो 500,000 रुपए में फंक्शन करते हैं, वहां की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो इंतहा दर्जे की पोटेंशियल वाली हैं, लेकिन उनके मसाइल एतमाद है और वो खौफ है कि जब वो अपने घर से किसी काम के सिलसिले में आगे निकलेंगी तो उनको बड़े मसाइल हैं। और मैंने, यकीन करें, मैं रुबीना शाहीन के एक प्रोग्राम के सिलसिले में मैंने कमेंट किया था, अपने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि एक कॉलेज की बच्ची थी, मैं उस वक्त बड़ा नहीफ नजार होता था, बहुत कमजोर होता था, और जब मैंने देखा, मैं कॉलेज का स्टूडेंट अपने ग्रेड 11 से मैं वापस आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सामने एक छोटी सी बच्ची जा रही है और एक हट्टा कट्टा आदमी उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मौका ऐसा था कि मुझे अपनी अपनी कमजोरी का अगर मैं ख्याल करता, हालांकि मुझे उसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मैं कूद पड़ा, क्योंकि वो बेटी जो अपने घर से निकली थी पढ़ने के लिए, वो आइंदा अपने जब अपनी माँ को बताएगी, उसकी माँ उसको कहेगी, बेटी तू अपने घर पे बैठ जा, तुझे पढ़ने की कतई कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इस बुनियाद पे ये अपना यूट्यूब चैनल खोला खोला कि मेरे जो अतराफ में जितने भी सोशल इश्यूज हैं, जेन्युइनली उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो मैं अपने चैनल के थ्रू हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, स्पेशली लोअर, जो ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी में, उसको बार बार जिक्र करता हूँ, आप गलियां वहां की देख लें, जो मसाइल है वहां पे, जो एजुकेशन के मसाइल हैं, जो लोगों के रोजगार के मसाइल, वो ऐसी चीजें हैं कि वो दूर की जानी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। तो मैंने अपना चैनल बुनियादी तौर पे इसी मकसद के लिए मैं सामने लाया, चूंकि लॉकडाउन के माहौल में मेरे पास वक्त था, तो मैं उसको वो सामने लाया। उसका नाम है इनकाउंटर विद शरीफुल्लाह मोहम्मद, और इसको आप ये जब दोबारा ये दोबारा दोबारा बता दीजिएगा जी, आहिस्ता, ताकि जो लोगों उसका को। उन्वान, जी, जो चैनल का उन्वान है वो शरीफुल्लाह मोहम्मद है, और यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे शरीफुल्लाह मोहम्मद से, वो आपके सामने आएगा। और जो प्रोग्राम का उन्वान है वो इनकाउंटर विद शरीफुल्लाह मोहम्मद है। तो रिसेंटली मैंने जो स्कूलों की ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो मसाइल हैं, उस पर भी कुछ चीजें अपलोड की हैं, और इंशाल्लाह मजीद भी मैं इस हवाले से काम करने का मेरा इरादा है। अच्छा, अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज़ादी जो है हम मगरिब को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वो वाली आज़ादी चाहते हैं जो मगरिब में राइज है। क्या ये वाकई तासुर दुरुस्त है, या ये जो तबका एक नारे लगाता है औरत की आज़ादी या उसके हकूक का, क्या वो वाकई मगरिब से इन्फ्लुएंस होके यानी ये नारे लगाते हैं, या वाकई वो शरीयत को मद्देनजर रखते हुए इस बात का यानी परचम लहराए हुए हैं? मेरा ख्याल है कि इस बात में किसी न किसी हद तक, बल्कि अच्छी खासी हद तक हकीकत मौजूद है। मैं इस बात को इत्तेफाक मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना नारा, यानी जब आप इतने बांझ हो गए हैं कि आप अपने नारे भी इंपोर्ट करते हैं, तो मैं इसको इत्तेफाक मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो बुनियादी बात वही है कि इस बात में बहरहाल अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है कि अगर कोई चीज मगरिब से इन्फ्लुएंस होकर आती है और आप उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं इस सोसाइटी में, तो बहरहाल सवालात उठेंगे। अब दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आप तस्लीम कर लें कि आप बिल्कुल ज़हनी तौर पे बांझ हैं, आपके पास ना कोई तख्लीकी सलाहियत है कि आप वो सारी चीजें वहां से लेकर आते हैं। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि बहरहाल ताकत की अपनी डायनामिक्स होती हैं, वो लोगों को मुतासर करता है। तो इस बात में कोई ए बी सी या माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, चूंकि मगरिब की एक सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा मतलब एक शाइन करके पेश किया गया है, तो इसीलिए उससे मुतासिर होना, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि अगर आपके नारे भी एज इट इज ट्रांसलेट होकर यहां पर आ रहे हैं, तो बहरहाल क्वेश्चन मार्क उठेगा उस पर। सही। तो इस क्वेश्चन का यानी आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या यानी देंगे? जो क्वेश्चन सवाल उठता है कि ये तो देखिए, मगरिब वाली आज़ादी की बात कर रहे हैं और हमारा मुआशरा तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना सर। देखें, अगर आप सोल्यूशन पेश नहीं कर रहे,
आपने टेक लगाई हुई है और आप ये कहते हैं कि ये मगरिब का नुमाइंदा है और ये औरतों को घरों से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो आप उठ जाएं, आप सामने आए। आप खुद भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है, और एक जो एक फिजा बनी हुई है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मौका है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम पसंद, मजहब पसंद लोग हैं और जो मुखलिस भी हैं, उनको सामने आना चाहिए और उनको ये फैसला करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर 1 साल के बाद किसी भी जगह अगर रिपोर्ट आती है कि किसी फैमिली ने किसी तरके में, और मेरा ख्याल है ये ट्रैक करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि किसी शख्स ने अपनी बेटी को अगर जायदाद में हिस्सा नहीं दिया तो हम स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, उसमें एक सिंगल कंप्लेन पे उसका जो ट्रायल है वो एफिशिएंटली हो, फौरी तौर पे हो, ताकि हमें नजर आए कि हम भी संजीदा हैं। हम उस मामले में ना कानून साजी के लिए तैयार हैं, ना हम ऑनर किलिंग के हवाले से कुछ करने के लिए तैयार हैं, ना हम औरत की बात को उसकी बराबरी और कद काट की बुनियाद पे और उसकी रेशो की बुनियाद पे सुनने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है रिवाज मिलेगा, उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। मुतासिर होने से आप किसी को नहीं रोक सकते। और एक बात याद रखें, चेंज को कोई नहीं रोक सका है, इसकी पेस को आप कम कर सकते हैं। अगर आज मैं अपनी सोसाइटी का कंपैरिजन कर रहा हूं 1985 से, जिस वक्त मैं थोड़ा सा होश में मैं चीजें नोट करना शुरू कर रहा था, तो अगर मैं उसको कंपेयर करूं आज के दौर से तो बहुत कुछ बदल गया है। क्या लोगों ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की होगी? यकीनन की होगी, लेकिन चेंज को आप स्लो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। चेंज की पेस को आप स्लो कर सकते हैं लेकिन चेंज को रोक नहीं सकते। अच्छा, एक तबके का ये भी मानना है कि या ऑब्जर्वेशन भी है लोगों की, वो ये कहते हैं कि जी जब औरत को आज़ादी मिल जाती है या वो खुद मुख्तार हो जाती है और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाती है, तो उसकी नज़र में मर्द की वो वक़्त नहीं रहती जो एक अनएम्प्लॉयमेंट या जो घर में बैठी हुई औरत की नज़र में मर्द की वक़्त है। तो क्या आप समझते हैं कि मर्द इस वजह से भी आज़ादी देने से कतराते हैं कि हमारी तो वक़्त ही नहीं रहेगी, और ख़वातीन भी शायद ये समझना शुरू हो जाती हैं कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी खुद गुज़ार सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो बेस्ट जज है वो कुछ ऐसी खवातीन अगर अपनी राय दे सकें कि जो वर्किंग हैं, और वो जी। इसके बारे में अगर एक सिंगल कमेंट भी दे दें, और आप अगर ये डाटा कलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, आप एक क्वेश्चन आयर अपने जी। सोशल मीडिया की वॉल पे लगा दें और अगर उस पे 100 वर्किंग लेडीज के वोट आए तो उससे आपको जानने में आसानी होगी। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जो हकीकी औरत है और जो माँ है वो कतई तौर पे ये होता है, ये मतलब एक डायनामिक्स है पावर की। जैसे मर्द के हाथ में इस सोसाइटी की ड्राइविंग सीट है, तो वो अपनी मुख्तलिफ वक्तों में रेजिस्टेंस शो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हम इस ड्राइविंग सीट पे किसी खातून को बिठा दें तो ये भी हकीकत है कि वो अपनी रेजिस्टेंस शो करेगी। लेकिन अगर आप इस सोसाइटी की, मौजूदा सोसाइटी की 100 खवातीन का एक सर्वे कर लें, उससे आपको ये नतीजा सामने आने में हेल्प करेगी। मैं उसको प्रिडिक्ट करता हूं कि उसमें से मेजॉरिटी यही कहेगी कि हम अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड हमारे साथ जब तक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होगा, तो वी हैव नथिंग टू डू विद एनी independence in finance or whatever you understand. सही। वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिपेंडेंस। अच्छा, तो बात हो रही थी, अच्छा रियासत इस हवाले से सर क्या कर सकती है औरत की हकीकी आज़ादी को वाकई एम्पावरमेंट उसमें लाने के लिए? रियासत के क्या फ़राइज़ हैं या वो उसको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि अगर मैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करूं तो मौजूदा हुकूमत तो अपने पसीनों में इतनी गर्क है कि उससे आप कोई तवक्को ना रखें। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मुशर्रफ के दौर में कुछ कानून साजी इस हवाले से हुई थी। अगर आप उसको देखें तो बुनियादी तौर पे जब जब आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं ना, वो मैसेज फैसला करता है कि आपकी नीयत क्या है। आपने अपनी कानून साजी की इब्तिदा की कि किसी चार दीवारी के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा होगा तो किसी पुलिस वाले को रेड करने की इजाजत नहीं होगी। तो अगर आप आगाज इससे ना करते, आप आगाज करते कि हम लाजमी बना रहे हैं कि किसी भी जो प्राइमरी स्कूल जाने वाली बच्ची होगी वो घर में नहीं रहेगी, और आप इसको बाय फोर्स इसको इंप्लीमेंट ना करते, आप इंसेंटिव देते, आप उनको कहते कि आपका बच्चा जितना कमा रहा है वो बेटी के स्टिपेंड के थ्रू आपको वापस मिलेगा। आप कोई ऐसा इंतजाम कर दो। हजार तरीके हैं। आपकी अगर नीयत ठीक होती तो आज मैं समझता हूं कि मुशर्रफ दौर से 2001 से 20 साल हैं, इसमें एक पूरी जनरेशन
को आप एजुकेट कर चुके होते, लेकिन आपने आगाज ही अपने मुतनादा फैसलों से किया। यानी मैं समझता हूं कि रियासत इस मामले में अभी तक शायद जो पिछले 20 या 30 सालों की अगर मैं उसके हवाले से बात करूं तो रियासत की नीयत कभी खुलूस वाली नहीं रही इस मामले में। अच्छा, वैसे आने वाले वक्तों में आप प्रेडिक्शन अगर आपसे करवाई जाए तो आप कब तक देखते हैं कि औरतों को हकीकी आज़ादी पाकिस्तानी सोसाइटी में मिल जाएगी जिसकी वो हकदार हैं? मेरा ख्याल है अगर हम खराबी के जरिए इस आजादी को मतलब इसको अंजाम पजीर करना चाहें तो फिर तो बड़ी तबाही होगी, और इसमें वो आजादी भी मैसर होगी इन खवातीन को जो हम नहीं चाहते, जो हम जैसे इस्लाम पसंद नहीं चाहते। तो अगर हम थ्रू प्रॉपर वे ये फैसला कर लें कि आज हम आगाज करते हैं अपने घर से, और अपने घर से हम ये तफरीक नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैं केपी के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं वाजे करना चाहूँ। हम अक्सर तनकीद करते रहते हैं कि केपी के में लोग जो है ना उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, और ये एक माइंडसेट है, क्लास का एक माइंडसेट है। इसको आप इस हवाले से डायरेक्टली किसी की जात पे कि उसके 16 बच्चे हैं, उसके 18 बच्चे हैं, और मैं अक्सर ये इस डिस्कशन में सुनता हूं, आपको इस चक्कर से बाहर आना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि उन लोगों को एतमाद दें और उनके घर से ये इब्तिदा हो कि वो अपने घर से ये आगाज करें कि अपनी बेटी को, यानी जितना वो अपने बेटे को फौकियत देते हैं उतना ही अपनी बेटी। मैं समझता हूं, मैं तो अक्सर ये मिसाल देता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है और आप या अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं या अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं, तो आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं और आने वाले दौर को अपनी बेटी और बहन के लिए महफूज करना चाहते हैं, तो आप उस एक 100 रुपए को अपनी बेटी पे खर्च करें। और मैं इसी का प्रचार करता रहता हूं। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास रिसोर्सेज ही इतने हो, सिर्फ उसको प्रायोरिटी देनी है और उसको ये फैसला करना है कि जितनी अहम मेरे बेटे की एजुकेशन है, उस जितनी अहम मेरी बेटी की एजुकेशन की है। ये वो पॉइंट होगा कि जिससे मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ 20 सालों के अंदर आप देखेंगे कि सोसाइटी में जो चेंज है वो लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, मैं अब अपने आखिरी सवाल की जानब चलता हूँ, उसके बाद हम कमेंट सेक्शन पे जाएंगे जिन लोगों ने सवालात पूछे हैं, जो विशेष किए हैं आपके हवाले से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है सर, आप क्या वाकई समझते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में औरत की हकीकी आज़ादी का जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो बेहतरीन नुमाइंदे हैं उसके, और वो वाकई इसको हासिल कर लेंगे, जैसे आपने कहा प्रॉपर वे में? अगर इसको यानी बर्बादी के जरिए इसको इन्फ्लुएंस या उसको गालिब करने की कोशिश की गई तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप क्या समझते हैं, वाकई यानी दुरुस्त नुमाइंदे इसको लेके चल रहे हैं, इस तहरीक को या इस नारे को या इस मोटिव को? मैं समझता हूं कि पहली चीज, जो पहला सवाल अपनी जगह पे उसी हालत में खड़ा हुआ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं औरत की हकीकी आजादी के, मुझे उन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और वो क्वेश्चन मार्क ऐसे नहीं कि सवाल उठाने से वो लोग रिप्लेस होंगे। ये एक तरीकाकार है, ये तारीखी तौर पे भी साबित है कि जब भी रिजाल का कहत पड़ता है तो गलत लोग मौजूद होते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि वो जो आबिद और जाहिद अपने खेमों में इबादत करने में मसरूफ हैं, उनके भी कुछ फराइज हैं कि वो वहां से निकलें और वो अपने फराइज अदा करें, वरना उसकी जगह कोई और खड़ा हुआ होगा। तो बुनियादी तौर पे जो बेहतर करने की जरूरत है वो रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस करने की जरूरत है। मुझे मतलब मैं सीरियसली समझता हूं कि मुझे क्वेश्चन मार्क है। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरी बेटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो मेरी बहन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फर्ज खत्म हो गया। मेरा फर्ज यहां से एक और जिम्मेदारी मेरी शुरू हो गई। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मैं क्यों खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हूं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब। अब हम कमेंट सेक्शन की जानिब चलते हैं जी। पहला कमेंट किया जी सफदर चीमा साहब ने, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शरीफुल्लाह भाई। उसके बाद कमेंट किया जी जुबैद चना साहब ने, वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वसीक चीमा साहब ने आपको दिल भेजा है जी। और इसके बाद जो है माज बिन महमूद साहब हैं जी, हमारे ग्रुप के जो है एडमिन हैं, और ये ग्रुप एक्टिविटी पे काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इनका सवाल ये है कि क्या आपको लगता है शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब की ख़वातीन को तालीम के लिए मर्दों के मुआशरे में जाने की आज़ादी दिए बगैर हम मुस्तकबिल की ख़वातीन को पढ़ा लिखा कर लेडी डॉक्टर बना सकते हैं?
देखें, जब मैं ये कहता हूं कि ये एक बिगिनिंग पॉइंट है, इससे मेरी मुराद ये नहीं होती कि इस सोसाइटी की सारी खवातीन पढ़ लिख कर अपना मकाम हासिल करेंगी। आप यकीन करें, जब मैं कहता हूं कि औरत को पढ़ाया जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये असेंबली में जाएगी, ये मखसूस सीटों पे नहीं जाएगी, ये अपने दमखम पे जाएंगी, अपनी सलाहियत पे जाएंगी और वहां पे खड़े होके कानून साजी जो हो रही है उस पर सवाल उठाएंगी। ये डॉक्टर बनेंगी, ये फैसला साजी करेंगी और ये बराबर के वोट से हमारी असेंबली में देखें अक्सर खवातीन खुसूसी नशिस्तों पे क्यों हैं, वो अपनी सलाहियत से क्यों नहीं जा सकती, और जब अपनी खुसूसी नशिस्तों पे जाएंगी तो मुझे कोई बताए कि वो अपनी पार्टी के जो एक नॉर्म है उसी का प्रचार करेगी ना। अपनी तरफ से खवातीन की आजादी के मुतालिक या उनको उनके हुकूक दिलाने के मुतालिक वो कुछ नहीं कर सकेंगी। तो खवातीन को तालीम देने से मेरी मुराद ये होती है कि वो कानून साजी भी करेंगी, वो डॉक्टर भी बनेंगी, वो वकील भी बनेंगी। और मैं रिसेंटली जो मेरे भाई के हवाले से एक केस था, तो उसमें जितने भी मर्द जो वकील थे उन पे असरअंदाज होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन खातून वकील थी, उस पे कोर्ट रूम के अंदर गई और उनका सामना हुआ उनसे, तो यकीन करें कि हालात ही बदल गए। कहने का मकसद यह है, राइट मैन एट द राइट प्लेस अगर मौजूद होगा तो चीजें तब्दील होंगी। ये बजाहिर मेरा दावा ये हरगिज नहीं है कि औरत को पढ़ा लिखा के सारे काम किए जा सकते हैं। औरत जब पढ़ लिख जाएगी और अपनी राइट मैन राइट वुमन एट द राइट प्लेस होगा तो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है जी मुआज बिन महमूद साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, मुआज बिन महमूद साहब ने एक और सवाल किया है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खवातीन को मिलने वाली आज़ादी का तयन हम खवातीन पर छोड़ दें? यूं माशरती इक़दार के खिलाफ जाने पर कुदरती मुखालफत के बायस औरत खुद अपनी हदूद बदल डाले और दूसरी जानब हक पर होना महसूस करे तो माशरती टैबूज को खुद बदल दे। ये एक जेन्युइन प्रोजेक्शन है और मैं यही कहना चाहता हूं, और मैंने अपने पूरे डिस्कशन में यही पॉइंट रेज करने की कोशिश की है कि जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं कैसे उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूं? उसके रिप्रेजेंटेटिव खवातीन ही होंगे, लेकिन मौजूदा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जब तक तब्दील नहीं होंगे खवातीन के हकीकी रिप्रेजेंटेटिव से, तो मैं समझता हूं कि बस ये एक पेड प्रोपेगेंडा की सूरत में हमारे सामने मौजूद होगा। इसका कोई हकीकी वाजे नतीजा उसकी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अच्छा जी, मंसूर नदीम साहब हैं जी, सऊदी अरब से काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं हमारे ग्रुप के और लाइव सेशंस में भी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। उन्होंने कहा है जी, शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब, आज़ादी को आप दोनों जिन्स की ज़रूरत, हकूक़ व फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी का तयन बहैसियत शीरीं करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज़ादी का तयन रियासत करेगी। रियासत इक़दार, रिवायात और मज़हब की रोशनी में मौजूद ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसला करेगी। मगर यह ज़रूरी है कि लफ्ज़ आज़ादी की तारीफ़ समझ ली जाए। असूलन तो रियासत में ये फ़ैसले अवामी नुमाइंदे करते हैं और हकीकी नुमाइंदे हमारे पास हैं नहीं। तब्दीली के नाम पर भी हमें एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया गया है। इस पे जी कुछ आप कमेंट करना चाहें? बुनियादी बात यही है, उनके सवाल में उनका जवाब भी मौजूद है, और मैं आपको बता चुका हूं मुशर्रफ के दौर में, जब मुशर्रफ एक पावरफुल डिक्टेटर की सूरत में सामने थे, अगर खुलूसी नीयत से वो खुसूसन इस मामले में जेन्युइनली जो लोगों को उनकी राय के मुताबिक और जो यहाँ के नॉर्म्स हैं और जो यहाँ की डायनामिक्स हैं उस हवाले से कुछ करते तो यकीनन होता। लेकिन अमूमन आपको रियासती जो इकदामात हैं उससे आपको यही लगता है कि ये कोई किसी इन्फ्लुएंस से हमारे पास आ रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी बेटी सोच रही है, जो मेरी बहन सोच रही है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है। तो इस सूरत में मुझे कम से कम उम्मीद नहीं है कि रियासत कुछ करेगी। और मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो आप बिल्कुल सब्र ही कर लें, क्योंकि वो अपने मसाइल में इतनी उलझी हुई है कि ये एक उनके लिए एक समझ लें कि एक अय्याशी होगी कि वो अगर इस मामले में कुछ सोचें। अच्छा सर, वैसे रियासत के बगैर, रियासत की सरपरस्ती के बगैर किसी भी काम का बड़े लेवल पे होना, ये तो नामुमकिनात में से है ना। ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा, ये इस पे काफी टाइम लग जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये काफी टाइम लगेगा इस पे, या रियासत खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी? मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं
तो मेरा ख्याल है कि बरतानवी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं होता, और वहां पे फैसले करती है काउंटीज और दीगर जो कोर्ट्स हैं, वो लोगों के रिवाजों के मुताबिक करती है। तो यहां से सवाल वही है, आज भी मेरे गांव में जिरग को एक इन्फ्लुएंशियल बॉडी की सूरत हासिल है, बहुत अच्छे काम भी करती है। जैसे मैं किसी दिन इस मामले में लिखूंगा, 1985 से लेकर अब तक मेरे पूरे गांव में सिर्फ एक मर्डर हुआ है, और ये एक हैरानकुन बात है। और इसकी बुनियादी वजह वो स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जो गलत भी करती है, मुख्तलिफ वक्तों में गलत फैसले भी करती रही है, लेकिन वो जरगा सिस्टम लोगों को अपनी औकात में रहने पे मजबूर करता है। वो जो मर्डर जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, वो शख्स आज भी गांव बदर है। उसने सऊदी अरब में काफी टाइम गुजारा, उसने अपनी जेल टर्म पूरी की, 14 साल की उसको सजा हुई थी, 7 साल बाद वो रिहा हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारी अच्छी मिसालें मौजूद हैं, और जिसको बुनियादी बात वही है कि नेक नियति हो तो इसको बड़े कैनवस पे हम सामने ला सकते हैं, नेक नियति हो। लेकिन इस मामले में मैं अपने मर्द जो कम्युनिटी है उससे मेरी गुजारिश यही है, अगर आप अपनी बेटी को हक नहीं देंगे, अगर आप अपनी बहन के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आप अपने समाज से इस बुनियाद पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो शरीयत की अगर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत को बड़ा अहम मकाम हासिल है। हम यकीन करें, मैं अपने घर में सिवाय शरई किसी हवाले के अपने घर वालों को नहीं समझा सकता हूँ, मैं अपने बाप को नहीं समझा सकता हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन जहां पे मैं मिसाल देता हूँ कि ये मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पे वो भी चुप कर जाते हैं। वहां पे एक बेटा अपनी माँ को कन्विंस कर सकता है। तो चूंकि ये हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, तो मैं समझता हूं कि मर्दों को इस मामले में कोई भी चीज जो शरीयत से मुतसादिम है वो खड़े हो जाएं। यकीनन कल को उनकी बेटी के लिए ये सोसाइटी बहुत मोहब्बत और प्यार वाली होने वाली है। बहुत मोहब्बत और प्यार वाले होने वाली है। अच्छा जी, उमर अली साहब हैं जी कराची से। इनका सवाल है कि आपको नहीं लगता शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब की ख़वातीन की मनफी बातों को ज़्यादा नोट किया जाता है मस्बत बातों के मुकाबले में? देखें, मीडिया से मेरा तकरीबन पिछले 2-2.5 सालों से बड़ा करीबी ताल्लुक है, और मैं समझता हूं कि ये मीडिया की एक जो मॉडल है ना, वो उस बुनियाद पर उस्तवार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे स्कूल में किसी बच्चे का खाना कोई दूसरा स्टूडेंट चुरा ले, तो ये खबर बन सकती है। लेकिन अगर उसी स्कूल के अंदर एक बच्चा अपना लंच किसी दूसरे के साथ शेयर कर ले, तो ये खबर नहीं है। खबर हमेशा मनफी चीजों को दी जाती है, और ये मॉडल जो करंटली हमारा जो मीडिया का है, ये इसी बुनियाद पे उस्तवार है। हर मनफी चीज, हर नेगेटिव चीज मीडिया के लिए खबर और शोर शराबे का बायस है। सही। अच्छा जी, लास्ट में बहुत-बहुत शुक्रिया शरीफा मोहम्मद साहब कि आपने अपने कीमती वक़्त में से, आप काफ़ी बिज़ी इंसान हैं, आपकी और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उन एक्टिविटीज़ में से आपने सोशल मीडिया राइटर्स ग्रुप के लिए इस अहम मौज़ू के लिए आपने जो है वक़्त निकाला। लास्ट में जी, ग्रुप में कुछ हलचल-हुलचल भी चल रही है, आप भी देख रहे हैं। तो ग्रुप को बेहतर बनाने के हवाले से और इस लाइव सेशन के हवाले से कोई सजेशन देना चाहें आप? मैं समझता हूं कि जो एक जुमला है मेरे नजदीक, कि मैंने बड़ी क्रिटिकल हालात में लोगों को अपना दोस्त बनाया है, और वो उस बुनियाद पे है कि मोहब्बत फातह आलम। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं, आपका हर तुंद तेज जुमला सुनने के लिए तैयार हूं। आप तैयार हो जाएं, और मेरी खुलूस और नीयत का फैसला आप मेरी बात सुनने के बाद करें। अगर इस बुनियाद पे हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, मैं शरीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उनका इलाज कहीं भी नहीं है और वो हर सूरत में पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे आसपास बहुत जेन्युइन प्यारे लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये करें कि जब मैं बोलने लगूं, तो जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं, आप मुझे बोलने दें, और जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, और जब तक आप बोलना आपका मुकम्मल नहीं होता, मैंने कोई सवाल नहीं उठाना। तो यकीनन हम इस सोशल मीडिया राइटर ग्रुप को भी बेहतर कर सकेंगे, हम अपने आसपास आसपास की जो दुनिया है उसको भी बेहतर कर सकेंगे। और मुझे मतलब इस बात में कहने में कोई कबाहत नहीं है कि मोहब्बत फातह आलम की बुनियाद पर ही हम एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शरीफा मोहम्मद साहब, आपने जो सजेशन दिए इंशाल्लाह इस पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे। गाहे-बगाहे वैसे आपसे मशवरे तो लेते रहते हैं जो ग्रुप एडमिन्स हैं। तो जी, आज हमने औरत की हकीकी आज़ादी पे शरीफा मोहम्मद साहब से उनकी राय जानी।
हमारा इस 40-45 मिनट में इस बड़े मौजू को कवर करना मुमकिन तो नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की है जो इससे सीधा-सीधा जो सवालात थे या जो मालूमात थी, वो शरीफ अला मोहम्मद साहब के तजर्बे और उनके इल्म की बुनियाद पे जो है, उनसे जान ली जाएँ। नेक्स्ट है हम कोशिश करेंगे कि शरीफ अला मोहम्मद साहब से दोबारा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा उनको पैनल डिस्कशन में बुलाया जाए और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह